हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 11, 12 एंड 13 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हम लोग सेक्शन 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जो हम लोगों ने केस लॉज और इलस्ट्रेशन के साथ कंप्लीट किया है और उन केस लॉज को डिस्कस किया है जो आपके प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक फ़्लो चार्ट प्रिपेयर किया है, तो इस चार्ट को देख लेते हैं। ये चार्ट आप नोट डाउन करेंगे, जिसमें सारे सेक्शन को सेग्रीगेट किया गया है कि कौन से सेक्शंस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं, कौन से वॉइड एग्रीमेंट के अंदर आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड क्या होता है और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन से एसेंशियल्स पूरे होना ज़रूरी है। तो पहले उस चार्ट को देखेंगे, उस चार्ट के अकॉर्डिंग ही सेक्शंस को कवर करेंगे। तो आप उस चार्ट को किसी कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे तो आपको आगे के लेक्चर्स समझने में बहुत मदद मिलेगी। सबसे पहले है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कुछ असेंशियल्स पूरे होना ज़रूरी होता है। एक करार संविदा तभी बनता है जब वो सेक्शन 10 की सारी कंडीशंस को फुलफ़िल करता है, उसको हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो पहले हम लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे सेक्शंस कवर करेंगे। इसमें सेक्शन 10 बोलता है कि जो पार्टीज़ हैं उनकी स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। तो सेक्शन 14 से लेकर 22 तक कंसेंट को बताया गया है कि फ्री कंसेंट कब होगी, तो वो पहले कंप्लीट करेंगे। उसके बाद है कि पार्टीज़ कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। तो कौन सी पार्टीज़ कॉम्पिटेंट होती हैं, सक्षम होती हैं संविदा करने के लिए, सेक्शन 11 एंड 12 में बताया गया है। फिर लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का। इससे आपका सेक्शन 23 डील करता है। लास्ट में बोला गया है कि हमेशा करार ऐसी चीज़ का होगा, ऐसे सब्जेक्ट मैटर का होगा जिसको एक्सप्रेसली लॉ ने वॉइड डिक्लेयर नहीं किया है, लॉ ने शून्य घोषित नहीं किया हुआ है। तो वो 24 से आपका 30 में बताया गया है कि कौन से ऐसे करार हैं जिसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वॉइड बोला गया है, शून्य बोला गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट 2I में दिया है आपका, और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो एक पार्टी के ऑप्शन पर वॉइड डिक्लेयर करवाए जा सकते हैं। मतलब ये वो कॉन्ट्रैक्ट हैं जिन्हें एनफोर्स भी करवाया जा सकता है और जिन्हें शून्य भी डिक्लेयर करवाया जा सकता है कोर्ट से। ठीक है, तो इसके सेक्शन है सेक्शन 19, 19A, 39, 53 एंड 55। इसके बाद हम लोग वॉइड एग्रीमेंट पढ़ेंगे कि वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है। तो ये आपका सेक्शन 2G में दिया है, जहाँ पर सेक्शन 25 से 30 तक आता है, सेक्शन 36 आता है और सेक्शन 56 आता है। इसमें वॉइड एग्रीमेंट को बताया गया है। वॉइड एग्रीमेंट मतलब वो एब इनिशियो वॉइड है, शुरुआत से ही शून्य है। ठीक है, तो इस थर्ड टॉपिक हमारा ये रहेगा। उसके बाद लास्ट में है कि कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। ये आपका 2G में है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, एक करार संविदा तभी बनता है जब वो सारे असेंशियल्स पूरी करता है। अगर वो असेंशियल सेक्शन 10 के पूरे नहीं कर पा रहा है, कोई करार, कोई एग्रीमेंट सेक्शन 10 के असेंशियल्स पूरे नहीं कर पा रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है। वो सिर्फ करार हो सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या बात करी गई है, कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। तो एक करार जो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, मतलब उसमें सारे एसेंशियल्स पूरे हो रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आई, उसके बाद वो संविदा शून्य हो गई, वो करार क्या हो गया, शून्य हो गया। तो ये एब इनिशियो वॉइड नहीं है, ये शुरुआत से वॉइड नहीं है। कुछ सिचुएशंस हुई है जिसकी वजह से ये बाद में वॉइड हुए हैं, वो होते हैं आपके वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट वैसे वॉइड नहीं होता है, आपका एग्रीमेंट वॉइड होता है, क्योंकि एक करार, एक एग्रीमेंट अगर एसेंशियल्स पूरे कर ही नहीं रहा है तो वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसने एसेंशियल्स पूरे किए थे, ये वैलिड था, एनफोर्सिएबल था, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी आ गई जिसकी वजह से अब ये शून्य हो गया है, तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड हो गया है। सेक्शन 56 का पैरा 2 पढ़ेंगे। ये सारे सेक्शंस आपके प्री मेन सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हर किसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग ऐसे ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ये चार्ट आप बना सकते हैं, कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अब हम लोग आज के सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 11, 12 एंड 13 आज हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले आपका सेक्शन 11 क्या बात करता है, हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन सक्षम है, कौन कॉम्पिटेंट है। एवरी पर्सन इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज़ ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज़ सब्जेक्ट एंड who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जो मेजर है, जो साउंड माइंड का है और जो लॉ के द्वारा डिसक्वालिफाइड नहीं है क्या करने के, कॉन्ट्रैक्ट करने के। ठीक है, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब मेजॉरिटी की एज सबको पता है, एज ऑफ 18 है। इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 के हिसाब से क्या है, जो 18 साल से ऊपर है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। दूसरा क्या कंडीशन है कि साउंड माइंड का होना चाहिए। और तीसरा क्या है कि लॉ के द्वारा वो डिसक्वालिफाइड नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के। जैसे अगर किसी एक व्यक्ति को इंसॉल्वेंट लॉ ने घोषित कर दिया तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? एक दिवालिया इंसान कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, एक इंसॉल्वेंट पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे उसको क्या किया है, कोर्ट ने डिसक्वालिफाइड कर दिया है। ठीक है, इसके साथ हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस पढ़ेंगे जो है आपका मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का, और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग खानगुल वर्सेस लाखा सिंह का केस है। देखेंगे कि जो माइनर का एग्रीमेंट होता है, देखिए माइनर क्या है, माइनर वो है जो 18 साल से कम है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकता। ठीक है, तो अगर उसके द्वारा क्या किया जा सकता है, एग्रीमेंट किया जा सकता है, तो अगर एग्रीमेंट करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसको हम लोग जल्दी से कवर कर लेते हैं। ये दोनों केस आपके प्री मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई एम श्योर आपने मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का तो नाम सुना ही होगा, साथ में खानगुल वर्सेस लाखा सिंह का भी केस है। तो हम पहले इन दो केस को पढ़ लेते हैं, नेचर पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे के सेक्शंस कवर करेंगे। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष 1902। इस केस में एक माइनर के साथ एग्रीमेंट किया गया था, और जिसने एग्रीमेंट किया था वो जानता था कि बच्चा माइनर है, 18 साल से कम उम्र का है, उसके बाद भी उसने उसके साथ बच्चे के साथ एग्रीमेंट कर लिया था। तो यहाँ पर इस केस में हेल्ड किया गया कि जो बच्चे के साथ एग्रीमेंट किया गया है वो वॉइड एब इनिशियो है। ठीक है, वो वॉइड है और कोई भी राइट एमर्ज नहीं होता है, कोई भी राइट नहीं है दूसरी पार्टी के पास कि वो उससे बेनिफिट ले सके जो उसने एग्रीमेंट के अंदर बच्चे को दिया है। ठीक है, तो एक तो केस ये, आपको इस केस का नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है खानगुल वर्सेस लाखा सिंह का केस है 1928 का। तो इस केस में क्या हुआ था कि हेल्ड किया गया था इस केस में कि जो बेनिफिट लिया गया है एक वॉइड एग्रीमेंट के अंदर, चाहे भले ही वो बच्चे ने ही क्यों ना लिया हो जिसकी एज 18 साल से कम है, उसको वो वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो खानगुल वर्सेस लाखा सिंह के केस 1928 में ये हेल्ड हुआ था। दोनों आपके प्री में पूछे जाते हैं केस, और आप इनको अपने एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग में भी लिख सकते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। उसके बाद है पहला पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट। तो कैसा नेचर होता है माइनर के साथ जो एग्रीमेंट किया जाता है। तो अभी हमने पढ़ा कि सेक्शन 11 क्या कहता है कि माइनर के साथ जो भी एग्रीमेंट किया जाता है वो क्या होता है, वॉइड एब इनिशियो होता है। ठीक है, शुरुआत से ही क्या होता है, शून्य होता है, उसको एनफोर्सिएबल नहीं करवाया जा सकता। तो मेजर के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, जो माइनर के साथ किया गया है वो कैसा है, वो शुरुआत से ही वॉइड है, वॉइड एब इनिशियो है। ठीक है, स्टार्टिंग से वॉइड है, वो बाद में वॉइड नहीं हुआ है, वो स्टार्टिंग से आपका वॉइड है। पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद है स्टॉपेल। तो देखिए स्टॉपेल क्या, जो माइनर के साथ एक एग्रीमेंट किया गया है क्या उसके अगेंस्ट स्टॉपेल लग सकता है। तो देखिए स्टॉपेल का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति ने कुछ रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, अब वो अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता। तो जैसे एक माइनर है जो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है कि वो मेजर है और फिर वो एक एग्रीमेंट में एंटर हो जाता है, तो क्या उसको रोका जा सकता है कि जो उसने रिप्रेजेंटेशन करा है वो उसी पे रहे और उससे वापस ना जाए। अब उसको मेजर की तरह ही उसके साथ डील किया जाएगा, माइनर की तरह नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसने अपने आप को मेजर रिप्रेजेंट किया था। क्या उसके ऊपर स्टॉपेल लगाया जा सकता है। स्टॉपेल का सिर्फ इतना मतलब समझिए कि एक पर्सन कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ अपने शब्दों के माध्यम से, अपने कंडक्ट के माध्यम से, ठीक है, अब उसको उसकी बात से पलटने नहीं दिया जाएगा, उसको रोका जाएगा कि अब जो तुमने रिप्रेजेंट करा है ना, अब उस पोजीशन में तुम रहोगे। तो क्या माइनर के खिलाफ स्टॉपेल लगाया जा सकता है। माइनर ने अपने आप को जब मेजर डिक्लेयर कर दिया किसी के साथ और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट में हो गया, तो अब उसको स्टॉप कर देंगे नहीं कि अब तुम मेजर की तरह आगे पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करोगे। क्या ऐसा किया जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। क्यों। क्योंकि जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल है ना, वो लॉ के अगेंस्ट कभी नहीं लगता है, ठीक है, वो फैक्ट्स के अगेंस्ट लगता है। और लॉ क्या कहता है कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, तो स्टॉपेल माइनर के अगेंस्ट नहीं लग सकता है। उसके बाद है आपका थर्ड पॉइंट है रैटिफिकेशन। रैटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि क्या कोई एक पर्सन अपने एग्रीमेंट को रैटिफाई कर सकता है। जैसे अगर माइनर है, कोई एक व्यक्ति है माइनर है, अब उसने क्या कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, क्योंकि वो माइनर है तो वो अपना जो उसने एग्रीमेंट पहले किया है उसको रैटिफाई कर सकता है। नहीं कर सकता है। क्यों। क्योंकि जो रैटिफाई का इफ़ेक्ट होता है ना, वो रेट्रोस्पेक्टिव होता है, पहले से होता है। और जो माइनर का एग्रीमेंट है वो तो शुरुआत से ही वॉइड है ना। जैसे देखिए माइनर ने क्या किया, कोई एग्रीमेंट किया, अब यहाँ पर वो क्या है, यहाँ पर वो माइनर जो उसने पहले एग्रीमेंट करा था, सपोज़ जनवरी में एग्रीमेंट करा था, ठीक है, अब फरवरी में उससे वो मेजर हो गया, ठीक है, सपोज़ करिए फरवरी में वो मेजर हो गया, तो क्या अब उसको रैटिफाई करने को कहा जाएगा कि जो तुमने जनवरी में एग्रीमेंट करा था इसको रैटिफाई कर दो, इसको अब एनफोर्स करवाओ, कहा जा सकता है। नहीं कहा जा सकता है। क्यों नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि रैटिफिकेशन का जो इफ़ेक्ट होता है वो इस दिन से नहीं होता है। अगर वो अपना माइनर जो है वो अगर अपना एग्रीमेंट रैटिफाई करेगा तो वो फरवरी से नहीं होगा, उसका जो इफ़ेक्ट होगा ना वो जनवरी से होगा, ठीक है। रैटिफिकेशन का जो इफ़ेक्ट होता है वो रेट्रोस्पेक्टिव होता है, पीछे से होता है। तो जिस दिन से उसने एग्रीमेंट करा है उस दिन से वो रैटिफाई हो जाएगा। तो क्या ऐसा हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है। क्योंकि अभी हमने सबसे पहले देखा कि जो माइनर का एग्रीमेंट होता है वो कैसा होता है, वो वॉइड एब इनिशियो होता है, वो शुरुआत से वॉइड होता है, वो यहीं से वॉइड है, यहीं से ज़ीरो है, यहीं से वो वॉइड है। तो फिर वो कैसे रैटिफाई किया जा सकता है। इसलिए माइनर के एग्रीमेंट पे रैटिफिकेशन अप्लाई नहीं होता है, वो रैटिफाई नहीं कर सकता है। उसके बाद है रेस्टिट्यूशन, ठीक है। तो क्या जो माइनर ने एक एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट के अंदर उसने कोई फ़ायदा ले लिया, अब क्या उसको वो बेनिफिट वापस करने को कहा जा सकता है। तो देखिए
मोहरी बीबी के केस में तो कहा गया था कि नहीं कहा जा सकता है, लेकिन खानगुल वर्सेस लाखा सिंह 1928 के केस में कहा गया कि ये अलाउ नहीं किया जाएगा कि माइनर क्या करे, कोई एग्रीमेंट कर ले और फिर उसके अंदर कोई बेनिफिट ले ले। अगर कोई माइनर एग्रीमेंट करता है और उसके अंदर कोई भी बेनिफिट लेता है, चाहे वो प्रॉपर्टी ले रहा है चाहे वो मनी ले रहा है, तो उसको क्या करना होगा, वापस करना होगा। और इस वापस करने को ही क्या कहते हैं, रेस्टिट्यूशन कहते हैं। स्टोर बैक करना होगा, उसको रिटर्न करना होगा। ठीक है। इसके बाद लास्ट है कि अगर माइनर के साथ जो एग्रीमेंट हो रहा है वो क्या है, बेनिफिशियल है उसके लिए, तो क्या उसको बेनिफिट दिया जाएगा। तो इसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस है राघव चेरियार वर्सेस श्रीनिवास 1916 का, जिस केस में बोला गया कि जो माइनर है वो इनकॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है। तो जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होता है वो माइनर के ख़िलाफ़ एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता, लेकिन अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें माइनर को बेनिफिट मिल रहा है तो वो बेनिफिट उसको दिया जाएगा और ऑब्लिगेशन एनफोर्स नहीं करवाया जाएगा। ठीक है। तो राघव चेरियार वर्सेस श्रीनिवास 1916 का केस है, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग अब आगे के प्रोविजंस पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 12, व्हाट इज़ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। सेक्शन 12, अ पर्सन इज़ सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ़ एट द टाइम व्हेन ही मेक इट ही इज़ कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट एंड ऑफ फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफ़ेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट। एक पर्सन को साउंड माइंड कब कहा जाएगा, देखिए एक पर्सन को साउंड माइंड तब कहा जाएगा जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जिस समय वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस समय वो ऐसी स्थिति में है कि वो जानता है, वो समझ रहा है। ठीक है। कैपेबल है समझने के और रैशनल जजमेंट लेने के कि इस कॉन्ट्रैक्ट का इफ़ेक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट का प्रभाव उसके इंटरेस्ट पे कैसे पड़ेगा। ठीक है। वो सही गलत समझ रहा है कि उसका फ़ायदा होगा, उसका नुकसान होगा। जब वो इस स्थिति में है वो साउंड माइंड का है। ठीक है। उसके बाद है अ पर्सन हु इज़ यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज़ ऑफ साउंड माइंड। तो एक व्यक्ति है जो आमतौर पे अनसाउंड माइंड का होता है लेकिन ओकेजनली वो साउंड माइंड का भी होता है। तो जब वो साउंड माइंड का है उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इसका थर्ड पैरा कहता है अ पर्सन हु इज़ यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड। तो वही बात है कि कोई व्यक्ति है जो यूजुअली तो साउंड माइंड का है लेकिन कभी कभी वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कब कर सकता है, जब वो साउंड माइंड का है। जब वो अनसाउंड माइंड का है तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। और आज का लास्ट सेक्शन है आपका सेक्शन 13, प्री में बहुत पूछा जाता है, कंसेंट को डिफ़ाइन करता है। सहमति क्या है, तो जब दो या दो से ज़्यादा लोग सेम सेंस में सेम थिंग पर एग्री करते हैं तो उसको कंसेंट कहा जाता है। तो सेम चीज़ पर सेम सेंस में एग्री किया जा रहा है, कंसेंसस एड आइटम। ठीक है। तो जब सेम थिंग पर सेम सेंस में एग्री कर रहे हैं तो उसको सहमति कहा जाएगा। इसके आगे के प्रोविजंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।